हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम हंटर और दूसरी लड़की का नाम बेकी होता है। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी और इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, तो ये किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था और ना किसी को पता था कि ये दोनों यहाँ फंसी हुई थी और आसपास भी किसी का देखा जाना मुश्किल था। और ये दोनों में से अगर कोई नींद भी लेने की कोशिश करता है तो गिद्ध इनके पास आकर गोश्त खाने लगते हैं। अब ये लड़कियां यहाँ कैसे आई और यहाँ कैसे फंसी, जिंदा थी या मर गई? चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग मूवी में। कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए हाथ डालता है, लेकिन अचानक से एक परिंदा बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे रहने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है और बेकी और हंटर उसकी मदद के लिए आ रहे थे, लेकिन डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। बेकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे अपने हस्बैंड को याद करती है और बहुत दुखी रहती है और बहुत शराब पीने लगती है जिससे वो डिप्रेशन में थी। इस बात से बेकी के फादर जेम्स उसको लेकर काफ़ी परेशान थे और बेकी को इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बेकी उनकी कोई बात सुनने रेडी नहीं थी। एक दिन बेकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाएं खाने वाली होती है ताकि वो सुसाइड कर ले, लेकिन तभी उसे हंटर का कॉल आता है और वो सुसाइड नहीं करती। और अगले दिन हंटर उसके घर जाती है। हंटर बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए उसे B67 टीवी टावर पर चढ़ने के लिए कहती है। हंटर जानती थी कि बेकी को क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है और बेकी काफ़ी टाइम से एडवेंचर भी नहीं की थी। बेकी जो इस टाइम परेशान थी वो हंटर को मना कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है। तब वो इस बारे में सोचती है और डिसाइड कर लेती है कि वो हंटर के साथ क्लाइंबिंग करने जाएंगी। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों कार से टीवी टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फ़ोन में उसकी पुरानी फ़ोटोज़ देखने लगती है और उस फोटो में बेकी नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ है। हंटर बेकी से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और तभी बेकी के फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर एक ब्लॉगर बन चुकी है जो यूट्यूब रेवेन्यू से ट्रैवलिंग का खर्चा पूरा करती है। इसी दौरान बेकी की नज़र विंडो के बाहर उस टावर पर पड़ती है जहां वो जाने वाले थे। हंटर बेकी को कहती है कि ये टावर यूएसए का 4th सबसे बड़ा टावर है और अगले दिन वो सुबह दोनों निकल जाते हैं और हंटर अपनी कार में ही यूट्यूब ब्लॉग्स बनाने लग जाती है जिसमें हंटर अपने व्यूवर्स को बताती है कि वो दोनों उस टीवी टावर पर चढ़ने वाले हैं। कुछ देर बाद वो फाइनली टीवी टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें गेट पर ताला लगा हुआ मिलता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि कार यहीं छोड़कर वो पैदल जाएंगे। रास्ते में दोनों को कुछ गिद्ध दिखाई देते हैं जो एक मरे हुए जानवर को खा रहे थे। हंटर उसे भी रिकॉर्ड कर लेती है और आगे बढ़ती है। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों टावर तक पहुंच जाते हैं और वो ब्लॉग बनाना बंद कर देती है और बेकी इस टावर की ऊंचाई देखकर डर जाती है और डैन के साथ हुए इंसिडेंट को याद करने लग जाती है क्योंकि वो पहले कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं की थी। लेकिन हंटर उसे ये करने के लिए मोटिवेट करती है और बेकी को सेफ्टी केबल लगाती है और दोनों वो टावर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये टावर काफ़ी पुराना हो गया था और टावर पर जंग भी लगा हुआ था और उसकी सीढ़ियों के नेट बोल्ट भी काफ़ी लूज हो गए थे। जब वो दोनों काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं तब बेकी के हाथ से एक सीढ़ी का हिस्सा टूट जाता है जिससे बेकी थोड़ा घबरा जाती है और हिम्मत करके और ऊपर चढ़ती है। ऐसे ही करते हुए वो लोग आधे टावर तक पहुंच जाते हैं, यानी 1000 फीट ऊपर, जहां से उन्हें पूरा शहर साफ साफ नजर आ रहा था। ये दोनों यहाँ आराम करती है और पानी पीने लगती है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो फिर क्लाइंबिंग करने लग जाती है। अब ये दोनों 1800 फीट ऊपर आ गई थी। अब इन्हें सिर्फ 200 फीट चढ़ना बाकी था। बेकी इतनी ऊपर चढ़कर डरने लगती है क्योंकि वहाँ बहुत हवा चल रही थी और सीढ़ियाँ भी बहुत पुरानी होने की वजह से काफ़ी हिलने लगी थी और आवाज़ें भी आने लगती है सीढ़ियों से। वो हंटर से कहती है कि अब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, हमें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर बेकी को कहती है कि इतनी ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद वो दोनों वापस से ऊपर चढ़ने लगते हैं। रास्ते में लगी हुई डिस्क को हंटर ने आसानी से पार कर लिया था। अब बेकी को भी पार कराने के लिए हंटर उसकी मदद करती है और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रहे थे एयर का प्रेशर बढ़ रहा था। उतने में इस पुरानी सीढ़ियों के नट बोल्ट एक के बाद एक बाहर निकलने लगते हैं। इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। फिर हंटर अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और अच्छे से शॉट लेने के लिए वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करती है। हंटर अपने व्यूवर्स को अच्छे से शॉट्स लेने के लिए वो बेकी को ड्रोन का रिमोट दे देती है और वो टावर से लटक कर वीडियो बनाने लगती है। बेकी अपने साथ अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और वो उसे वहाँ विसर्जित करती है। इस मोमेंट पर बेकी और हंटर दोनों काफ़ी इमोशनल हो गई थी।
उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब घर वापस जाना चाहिए और अपनी सेफ्टी वायर को कनेक्ट करके नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही बेकी सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखती है वो सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है। हंटर किसी तरह कोशिश कर कर बेकी को वापस ऊपर खींच लेती है और बेकी इससे डरकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अचानक से वो दोनों हंसने लगती है और वो समझ गई थी अब नीचे उतरने के लिए सीढ़ी नहीं है। और फिर वो दोनों अपना अपना फ़ोन निकाल के चेक करने लगती है कि शायद सिग्नल मिल जाए, लेकिन दोनों के फ़ोन में सिग्नल नहीं मिलता और उनका बैग भी नीचे टावर की डिस्क पे गिर गया था जिसमें उनका सारा खाने पीने का सामान था। यहाँ टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसमें से एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। तभी हंटर ये नोटिस करती है कि बेकी के नीचे गिरने की वजह से बेकी के पैर पे चोट लगी थी और अब इस चोट से खून बाहर निकल रहा है और हंटर बेकी की इस चोट पर अपनी टी शर्ट को बांध देती है। कुछ देर बाद बेकी हंटर से पूछती है कि वो ब्लॉग क्यों शुरू की थी और हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है जिससे बेकी के दिल में हंटर के लिए शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपने फ़ोन पर सोशल साइट को ओपन करती है जिसमें वो उस मरे हुए जानवर की फ़ोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि अपने फ़ोन पे एक हेल्प का मैसेज टाइप करके फ़ोन को रस्सी से बांध के नीचे छोड़ने पर शायद सिग्नल आ जाए और वो मैसेज देखकर लोग इनकी हेल्प करने आए। पर बदकिस्मती से इनकी कोशिश बेकार हो जाती है और फिर ये सोचती है शायद ज़मीन पर तो सिग्नल आ रहे होंगे, तो ये अपने जूते में फ़ोन को डालकर और फ़ोन की सेफ्टी के लिए वो अपने सॉक्स जूते में डालकर उसे नीचे फेंक देती है। बेकी का ध्यान हंटर के पैर पे बने हुए टैटू पे जाता है, इसमें 143 बना हुआ था। वो देखकर बेकी को याद आता है कि उसका हस्बैंड उसे आई लव यू बोलने की जगह 143 का इस्तेमाल करता था, लेकिन बेकी ये चीज़ को भी इग्नोर करके टावर से नीचे उतरने के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद इन्हें दूरबीन से देखने पर एक आदमी नजर आता है जो टावर के पास अपने डॉग के साथ था, जिसे देखने के बाद ये दोनों चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे होने की वजह से उस आदमी को इनकी आवाज़ नहीं आती और नीचे जो जूते में फ़ोन डालकर फेंके थे वो फ़ोन भी पूरी तरह टूट चुका था। और उस आदमी को वहाँ से जाते हुए देख के बेकी अपने दोनों जूते नीचे फेंकती है कि शायद वो आदमी इन्हें नोटिस करके इनकी हेल्प करे, लेकिन वो आदमी फ़ोन पर बात करने में बिजी होता है, वो नोटिस नहीं करता। बेकी फ्लेयर गन निकाल कर उसे चलाने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है कि अभी दिन है तो किसी को नज़र नहीं आएगा, रात के समय उसका इस्तेमाल करेंगे। और कुछ दूर हंटर को दो आदमी दिखाई देते हैं जो पार्टी करने आए थे। अब रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन चलाती है और वो दोनों आदमी ये देख लेते हैं और यहाँ पर बेकी और हंटर टावर पर ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ हिलाने लगते हैं और वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास आते हैं और यहाँ बेकी और हंटर ये देखकर खुश हो जाते हैं कि अब वो बच जाएंगे। लेकिन जब भी वो आदमी हंटर की कार को वहाँ से चोरी करके भाग जाते हैं, जिससे उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और बहुत दुखी भी हो जाते हैं। अब यहाँ उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या किया जाए और कुछ देर बाद बेकी हंटर से पूछ लेती है उस टैटू के बारे में। तब हंटर फाइनली रिवील कर ही देती है कि उसका और डैन का 6 महीने से अफेयर चल रहा था और वो इस चीज़ के लिए बेकी से माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि डैन के साथ हुकअप करके बहुत बड़ी गलती की थी और तुम्हारे साथ भी धोखा किया, लेकिन डैन बेकी से ज़्यादा प्यार करता था इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये सुनकर बेकी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि मेरा हस्बैंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे ही चीट कर रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह बेकी अपने फ़ोन को चेक करती है और कहती है कि हमें यहाँ आए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, अब इन्हें भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन उनका बैग नीचे डिस्क पर गिर चुका था। तो हंटर ये डिसाइड करती है कि वो रस्सी की मदद से नीचे जाकर बैग लेके आएंगी। और जब वो सेफ्टी केबल की मदद से नीचे उतर रही थी, जब वो केबल छोटी पड़ जाती है जिससे हंटर उस बैग तक पहुंच नहीं पाती, कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपनी बड़ी केबल से लटक जाती है और थोड़ा सा स्विंग करके उस डिस्क पर पहुंच जाती है और बैग में से पानी निकाल कर पीने लगती है और फिर सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को केबल पर लगाती है, फिर कूद कर केबल को पकड़ लेती है। तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है और हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है, पर जैसे ही वो बेकी तक पहुंचने वाली थी उसके हाथ से केबल छूट जाती है और बहुत स्पीड से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी को अपने हस्बैंड की याद आ जाती है जो ऐसे ही केबल टूटने की वजह से मर गया था। बेकी अब अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। बेकी जब डरते हुए नीचे देखती है तो हंटर उस केबल पर लटकी हुई थी। हंटर के हाथों में चोट लगी थी, इसलिए बेकी बहुत मुश्किल से हंटर को ऊपर खींचती है और थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है ताकि वो इस नोट को पास के एक होटल तक पहुंचा सके। पर ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो इसलिए उसे वापस ले आती है और ऐसे ही हेल्पलेसली वेट करती है। रात में बेकी को एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि हंटर की मौत
टावर पर ही हो गई है। वल्चर हंटर की बॉडी को खा रहे हैं और बेकी घबराकर उठ जाती है और टावर की लाइट को नोटिस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी को आइडिया आता है कि वो उस लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है, इसलिए वो टावर के पोल पर चढ़कर उस लाइट बल्ब को हटाकर अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन उसका चार्जर टाइट नहीं था, इसलिए उसे वहीं पकड़कर चार्ज करना होगा। काफ़ी टाइम से पोल को पकड़ कर रखने की वजह से बेकी के हाथ सुन्न होने लगते हैं और इससे भी ज़्यादा परेशानी तो तब होती है जब वल्चर उस पर हमला करने लगते हैं और बेकी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन चार्ज हो जाता है और बेकी नीचे आ जाती है और ड्रोन को उड़ाती है। जैसे ही ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला होता है तभी ड्रोन का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और बेकी को कैमरे पर कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे वो दोनों भी नाउम्मीद हो गई थी क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक तरीका था जिससे वो किसी की मदद मांग सके और वो दोनों बहुत थक भी गई थी और ऐसे ही उम्मीद हार कर बैठ जाती है। और शाम के वक्त बेकी देखती है कि आसमान पर कुछ तूफान बनने लगे हैं जिससे उनका सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो गया था और बहुत थक जाने की वजह से बेकी को नींद आने लगी थी। तो हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि उसके सोने के बाद गिद्ध उन पर हमला कर सकते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि इस बार वो अपना फ़ोन उसमें डालकर नीचे फेंक सके, पर हंटर उसे कहती है कि उसका जूता नीचे डिस्क पर ही पड़ा हुआ है। और बस यही स्टोरी में एक नया मोड़ आता है और बेकी को पता चलता है कि जब हंटर केबल से नीचे डिस्क पर कूदी थी तभी डिस्क पर गिरने की वजह से हंटर की मौत हो गई थी और उसके बाद से बेकी अकेले ही सर्वाइव कर रही है और बेकी को हिलोसिनेशन होने लगे थे। वो उस वक्त से ही हंटर को अपने साथ इमेजिन कर रही थी, जिससे बेकी और भी टूट जाती है और किसी तरह तूफान में सर्वाइव करते हुए अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड करके कहती है कि वो घर वापस आना चाहती है और दूसरी तरफ उसके फादर जेम्स भी बेकी को लेकर बहुत परेशान थे। नेक्स्ट डे जब बेकी टावर पर सो रही थी तब एक गिद्ध आकर उसकी चोट में से मांस खाने लगता है। बेकी बहुत भूखी थी इसलिए वो उस गिद्ध को पकड़ लेती है और उसे ज़ोर ज़ोर से टावर पर मार ही देती है और उसे खाने लगती है, जिससे उसमें कुछ एनर्जी आती है और वो टावर से नीचे डिस्क पर उतरती है और हंटर की बॉडी के पास जाके अपने फादर जेम्स को मैसेज करती है कि वो उस टावर पर फंसी हुई है और फ़ोन को हंटर के जूते में डाल देती है, पर इस बार वो जूते को हंटर की बॉडी में डालकर उसे नीचे फेंक देती है। रात में बेकी के फादर जेम्स को बेकी का मैसेज मिलता है। वो पुलिस को लेकर टावर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को पैक कर रहे हैं, जिससे जेम्स बहुत डर जाते हैं। वो अपनी बेटी को पुलिस की वैन में बैठा हुआ देखते हैं और रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और इसके साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ।